मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग माई सेल्फ डॉक्टर अवनीश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। हम लोग बीसी पार्ट थर्ड का जो काइनेटिक्स का क्वेश्चन है पढ़ रहे थे और काफ़ी चीज़ें हम जान चुके हैं, जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो जान चुके हैं। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम देख रहे थे, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने देख लिया था। उसमें हमने पहले समाकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण, फिर उसके बाद उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हाफ लाइफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो सब पढ़ा था। देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने देख ली थी, उसका भी हमने सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज से कैसे उसको पहचाना जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको हमने देख लिया था। उसके बाद हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते थे। वो था रेडियोएक्टिव डिके। तो जो रेडियोएक्टिव डिके होता है वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो उस रिएक्टेंट के जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये सब हम जान चुके थे। अब हम आएंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे जैसे अभिक्रिया की कोटि बढ़ती जाती है, मतलब जैसे जैसे वेग नियम में जो सांद्रता के पद हैं उनकी जो घातों का योग है उसका मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा जटिल होता जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट ए मिनट। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो हम इसकी डेफिनेशन तो अब जान चुके हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है ना। तो अगर वेग नियम में सांद्रता की जो घात है उनका योग 2 है तो वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से अगर रिएक्शन गवर्न हो रही है, ठीक है, चेंज हो रही है, तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ये भी दो प्रकार से हो सकती है। जो हम दो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, दो प्रकार की हो सकती है। पहली तो वो जिनमें की एक ही क्रियाकारक है, ठीक है, उसके दो मोल हैं। पहली वो है जिनका वे एक ही क्रियाकारक की सांद्रता के वर्ग पर निर्भर हो। जैसे 2A, सपोज कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, 2A रिएक्टेंट है कोई, वो प्रोडक्ट दे रहा है, उसका वेग नियम आएगा वे इक्वल टू K2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए K2 लिखा है हमने। और ये सक्रिय द्रव्यमान का इसकी घात क्या है 2। तो एक तो रिएक्शन ये हो गई। दूसरा क्या है, हमें यहाँ 2 चाहिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ घातों का योग 2 होना चाहिए। तो ये एक और तरीके से हो सकता है, कैसे कि जब दो अभिकारक अलग अलग हो, जैसे एक है A और एक है B, ओके, एक है A और एक है B। तो A एक रिएक्टेंट है, B एक रिएक्टेंट है, उधर है प्रोडक्ट, तो वेग हो जाएगा K2AB। तो घातों का योग तो 2 ही हो गया, एक की घात 1, B की घात 1, तो ये भी एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो दो तरह से इसका अध्ययन हमें करना पड़ेगा। तो पहला तो है यदि अभिकारक समान हो या समान सांद्रता की हो, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो पहले इसके लिए हम स्टडी करेंगे अवकलित वेग समीकरण। इसको हमने केस रीड आउट कर दिया सपोज। अवकलित वेग समीकरण, ओके। जैसा हमने ऊपर देखा वही इसका तरीका है। माना कि यदि A की प्रारंभिक सांद्रता क्या रखा था हमने ऊपर, A मोल पर लीटर, ठीक है। तो माना प्रारंभिक सांद्रता है कि A मोल
पर लीटर, और जैसे ऊपर क्या था, समय t के बाद उत्पाद में परिवर्तित कितने मोल हो जाते हैं, जैसे ऊपर किया था हमने वही सेम, x मोल पर लीटर। ठीक है, ये चीजें तो क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। दो हम चीजें लेते हैं, एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो हो गया एक की प्रारंभिक सांद्रता, दूसरा हो गया समय t के बाद उत्पाद में परिवर्तित मोलों की संख्या, तो हो गया x मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लिखेंगे वेग नियम। तो वो कैसे आएगा, जो हम जानते हैं dx अपॉन dt, ये तो वेग नियम का सिंपल एक्सप्रेशन हो गया, ये बराबर होगा K2, जो कि रेट कांस्टेंट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और फिर आ जाएगा इन ब्रैकेट A माइनस एक्स। ये क्या है, A माइनस एक्स क्या है, इसे t समय पर रिएक्टेंट के बचे हुए मूल्यों की संख्या, और इंपॉर्टेंट 2 द पावर, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू K2 A माइनस एक्स स्क्वायर, A माइनस का होल स्क्वायर। ये जो है यही है हमारा अवकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अवकलित वेग समीकरण हमारे पास आ गया, यदि कंडीशन है यदि अभिकारक समान हो या समान सांद्रता के हो, तो वो है dx अपॉन dt इज इक्वल टू K2 A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या चाहिए हमें, अब चाहिए दूसरा, जिसे हम कहते हैं समाकलित वेग समीकरण। इसको हमने सपोज b से डिनोट किया। समाकलित वेग समीकरण क्या है भाई, ये जो इक्वेशन हमें मिली, सपोज इसको इक्वेशन नंबर हमने कर दिया 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जो है dx अपॉन dt अपॉन इज इक्वल टू K2 A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर, चलिए एक का समाकलन करेंगे हम, क्या होगा ये होगी इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, dx अपॉन A माइनस एक्स स्क्वायर को हम ले जाएंगे लेफ्ट में, यहां पर एंड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा K2 एंड dt। K2 dt, तो ये हमारे पर अरेंजमेंट हो गया। अब इक्वेशन नंबर सपोज 2 है, ये 1 थी ऊपर वाली, इसका हम समाकलन करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 ऑन A माइनस एक्स इक्वल्स टू
K2T प्लस C, और C क्या है अब तक हम जानते हैं, 1/a माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू K2T प्लस C। ये हो गया सपोज इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ C क्या है? C है समाकलन स्थिरांक, जो हमने पहले भी यूज किया है ना, समाकलन स्थिरांक के। ना वही कंडीशन हम लगाएंगे जो हमने पीछे लगाई थी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कि मानेंगे हम कि समय मान लो t इक्वल टू 0 है, तो उस समय पर x क्या है? t समय पर उत्पाद में बदल के मोलों की संख्या, तो समय t है, x क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 होता है। इक्वेशन 3 का क्या होगा? समीकरण 3 से c इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? t 0 हो गया, टाइम 0 हो गया, x 0 हो गया, c इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू सिंपली 1/a। ये हो गया c इज इक्वल टू 1/a। टाइम t इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, दिस वन। इक्वेशन नंबर 3 हम यहां से ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3, c की वैल्यू हम रख देंगे, वो आ जाएगी 1/a। ओके, ये समाकलन हमारे पास आ रहा है धीरे धीरे। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर सपोज 4। इक्वेशन नंबर हो गई 4। okay? इसको और सॉल्व करेंगे हम। 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a को हम इधर ले जाएंगे, 1/a सिंपली दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K2T। रीअरेंज किया है सिस्टम में, 1/a माइनस 1/a इज इक्वल टू K2T, या x अपॉन a in bracket a minus x, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं सिस्टम, x अपॉन a माइनस एक्स आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू वही K2T और इन लास्ट अगर हम K2 की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी K2 दैट इज इक्वल्स टू 1/t एंड ये आ जाएगा यहाँ पर x अपॉन a माइनस एक्स, ये आ गया यहाँ पे x अपॉन a माइनस एक्स। ये जो है इसको हम कहते हैं समाकलित वेग समीकरण। वेग समीकरण किसके लिए? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जहां पर की सांद्रता समान हो या अभिकारक समान हो। ठीक है, उनके लिए अवकलित समीकरण हमने पढ़ लिया। अवकलित समीकरण आ गया था यहाँ पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू K2a माइनस एक्स होल स्क्वायर, और समाकलित समीकरण आ गया यहाँ पर K2 इज इक्वल टू 1/t x अपॉन a माइनस एक्स। ये समाकलित समीकरण है। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो पार्ट है इसका,
वो क्या था सेकंड पार्ट? ये था यदि अभिकारक असमान यदि अभिकारक असमान हो एवं असमान सांद्रता में हो। ऐसी कंडीशन में जो रेट लॉ होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसके लिए हम अब निकालेंगे, तो पहले तो हम निकालेंगे इसके लिए, और इस नोट किया उसको, अवकलित समीकरण। तो कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन हम लिख रहे हैं, सपोज ए प्लस BB gives product P। ओके, कोई दो रिएक्टेंट हैं, एक A है और एक B है, ठीक है। A के A मोल है, B के B मोल है। ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। यहां मानेंगे यदि A जो रिएक्टेंट है, ठीक है, और B जो रिएक्टेंट है, उनकी प्रारंभिक सांद्रता जो होगी वो यदि A स्मॉल a स्मॉल a एवं स्मॉल b मोल पर लीटर हो, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली ए और बी की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है स्मॉल ए और स्मॉल बी। ओके, तो यदि ए और बी की प्रारंभिक सांद्रता तो होगी ए और बी मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली, और समय टी पर प्रत्येक के उत्पाद में परिवर्तित मोल है एक्स मोल पर लीटर, ठीक है। उत्पाद में बदल के मोलों की संख्या है। अतः इसके लिए रेट लॉ अगर हम लिखेंगे तो ऐसा होगा dx अपॉन dt। ये एक्सप्रेशन तो हम जानते ही हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में समय के साथ परिवर्तन। K2 ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट, पहले तो A माइनस एक्स, ए और एक्स दोनों ही हम जानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट में बदल के मोलों की संख्या है, ठीक है। देन एक और टर्म जुड़ जाएगी इसमें, वो है बी, क्योंकि दो रिएक्टेंट है और अलग अलग है। ये बी बी जो कैपिटल बी लिखा हमने या रिएक्टेंट लिखा उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और एक्स पर्टिकुलर टाइम पे मोलों में बदल गई उत्पाद की संख्या है। ए माइनस एक्स बी माइनस, ये हो गया सपोज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये आ गया है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जबकि असमान हो रिएक्टेंट उनके लिए अवकलित वेग समीकरण dx अपॉन dt is equal to k2 a minus x and b minus x। अब बढ़ेंगे आगे। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड सपोज बी हमने नोट किया, बी से भी नोट किया उसको, दैट इज समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण अब क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 1 ये उठाएंगे, ठीक है। सपोज इक्वेशन
इक्वेशन नंबर 1 को हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है dx अपॉन dt, ये ले लिया हमने, ये तो उसका अवकलित समीकरण था, सबको ये हो गया। इसको हमने रीअरेंज किया, कैसे करेंगे, dx अपॉन, नीचे ले आएंगे इनको, जो बचे हुए मूलों की संख्या है आफ्टर टी टाइम, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा सिंपली k2 एंड dt। ओके, तो हमने रीअरेंज किया इसको, k2 dt। ओके, ये सपोज इक्वेशन हम हमने यहां से शुरू कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम जानते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, एक नियम होता है आंशिक भिन्न का नियम। ठीक, वो क्या होता है, या आंशिक भिन्न नियम है, उसको हम यहाँ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस b ब्रैकेट माइनस dx अपॉन a माइनस x प्लस dx on b minus x bracket 2 that is equals to v k2 dt। तो यहाँ हमने आंशिक भिन्न नियम लगाया है, तो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, दोनों की टी टाइम पे कंसंट्रेशन हमें पता है a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, तो हमने इन पे आंशिक भिन्न नियम लगा दिया है इस चीज पे, तो आ गया हमारे पास 1 अपॉन a माइनस b, इधर माइनस dx अपॉन a माइनस x प्लस dx अपॉन b माइनस x, दैट इज इक्वल टू k2 dt। इक्वेशन नंबर ये हो गया 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2, जो समीकरण 2 है, का समाकलन करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 का समाकलन करने पर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 1 अपॉन a माइनस b in bracket and then log base of 10 means a minus b, sorry, a minus x close minus log base of e bracket again b minus x, okay, let's close equals to वही k2, इस तरह पहला आया था वही k2 t प्लस c, और c क्या है हम जानते हैं, अब हम लोग कभी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 where c is equal to समाकलन स्थिरांक। ये है, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास अवकलित समीकरण की, इसको हमने रीअरेंज किया, इस पे हमने आंशिक भिन्न नियम लगाया, उसके बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया 1 अपॉन a माइनस b माइनस dx अपॉन ax प्लस dx अपॉन b x इज इक्वल टू k2 dt। इसका हमने समाकलन किया, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन a माइनस b log base of e a माइनस x माइनस log b माइनस x k2 t प्लस c। c यहाँ पर
समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, अब वही कंडीशन जो पीछे हमने लगाई थी, क्या थी वो, t इक्वल टू 0 पर x 0 हुआ, ये हम जानते हैं क्योंकि टाइम 0 पर उत्पाद में बदल के मूलों की संख्या 0 होती है ना। जब t इक्वल टू 0, x 0, अतः इसकी वैल्यू किसमें रख देंगे, समीकरण 3 से। तो हम बेसिकली c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू इससे आ जाती है t इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस b log बेस ऑफ e और a डिवाइडेड बाय b। ये c की वैल्यू आ जाती है। अगर इसमें हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास c की वैल्यू है। अब c की इसी वैल्यू को हम वापस रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। c के को 3 में रखने पर c के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 3 हम जानते हैं कौन सी है, उसमें c के इस मान को हम रख देंगे। वो आ जाएगा हमारे पास c की जगह हम रख देंगे वैल्यू इसकी 1 अपॉन a माइनस b ln a अपॉन b। यहां से लिया हमने, c की जगह इसको पुट कर दिया। ठीक है, ये आ गया। हाँ, फिर समीकरण 3 में हमने c की वैल्यू रख दी है। जब t बराबर 0 है, टाइम 0 पर x की वैल्यू 0 होती है, उससे हमने c की वैल्यू निकाला, उसको यहाँ फिट कर दिया सिंपली। इसको हम अब सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर हो गई है 4। इसको हमने और सॉल्व किया, या इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस b log बेस ऑफ e a माइनस x अपॉन b माइनस x माइनस 1 अपॉन a माइनस b log बेस ऑफ e a अपॉन b इज इक्वल टू a टू t। या इसको और सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस b इस 1 log b a minus x to divided by a bracket b minus x। ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन a माइनस b log बेस ऑफ e b a माइनस x अपॉन a b माइनस x और इक्वल्स टू ऊपर से वही a टू t। ये आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज, मानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमने नंबर दे दिया है। ठीक है, अब इस
K2 को हम यहीं रखेंगे और T को हम ले आएंगे इस तरह। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा एक, K2 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू 1/a माइनस b, सब एज सच सेम ही रहेगा। तुमने यहाँ पे ले लिया ऐसे, आ क्या जाएगा यहाँ पर T आ जाएगा जो हमने K2 से दिस इज द एक्सप्रेशन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। नाउ अब इस बेस जो ई है लॉग का, उसको हम बेस 10 में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन है, सपोज इक्वेशन समीकरण है, इसको ले लेंगे हम। यहाँ पर आ जाएगा 2.303, तो लॉग ई को अपन लॉग 10 में चेंज कर रहे हैं, अपॉन टी ए माइनस बी, देन लॉग एन की जगह आ जाएगा लॉग, है ना, लॉग बेस 10 हो गए। अब वही बी ए माइनस एक्स, ए बी माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या है, समाकलन वेग समीकरण है। किसके लिए, यदि रिएक्टेंट अलग अलग हो, है ना, समाकलन वेग समीकरण जब अभिकारक अलग अलग। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें हम इसके करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, इनके लक्षण क्या होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।